हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी 11 यार, ठीक है। काफ़ी लंबा गैप हो गया, ठीक है। वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, कोई टाइम किल नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे, ठीक है। बच्चों की बहुत डिमांड थी, बहुत मैसेज किए यार, मैं उन्हीं बच्चों की डिमांड पर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बस इतना मैं बता रहा हूँ, जो मुझे मैसेज किए हैं पर्सनली, उन्हीं की डिमांड पर मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, वर्क पावर एनर्जी लेक्चर 11 हेडिंग लगा लीजिए, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो हम लोग जब आखिरी में मैं आपको जब पढ़ा रहा था, तो मैं आपको पढ़ा रहा था कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की सारी बातें बता दी थी। अब मैं वो रिवाइज कराऊंगा तो टाइम लगेगा, पीछे का सब लोग पढ़े बैठे होंगे, तभी आप इतने क्यूरोसिटी के साथ मुझे मैसेज कर रहे थे। तो इसमें मैंने पार्ट 1 कवर कर दिया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और पढ़नी है, जो अभी मैं ख़त्म कर दूंगा इस वीडियो में। और यही दो पोटेंशियल एनर्जी पूरे मैकेनिक्स में हमको पढ़ने होते हैं। फिर इलेक्ट्रो में जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, मैग्नेटिक्स में जाके मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, वो सब बातें, ओके। यहाँ पर दो ही पोटेंशियल एनर्जी हमको पढ़नी होती हैं। ये सब बातें आपको क्लियर है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस से रिलेटेड होती है। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होती है, वो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड होती है। किससे होती है? वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो देखिए, मैंने पहले से हल्का फुल्का लिख के रखा है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग देखिए, तो इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो ये तो सबको पता है कि स्प्रिंग को जैसे नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग जब होती है उसको खींचते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, क्यों? जैसे ही छोड़ोगे वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, ये सबको जानते हैं। तो वो बेसिकली स्प्रिंग के अंदर स्टोर होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी भूतिया होती है, कभी दिखाई नहीं देती है। तो जो चीज़ दिखाई नहीं देती मैं उसको क्या कहता हूँ? भूतिया कहता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी को भूतिया एनर्जी भी कहते हैं, ओके। तो अब देखिए क्या है, इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ड्यू टू वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। ये वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड होती है, ओके। अब देखिए, एक पॉइंट और लिखा है मैंने आगे। कोई भी पूरे फिजिक्स में या पूरी दुनिया में आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो एक बात बड़ी कॉमन है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं होती है, हमेशा डिफरेंस डिफाइन होता है दो पोजीशन का या दो लोकेशन का। तो जब हम रेफरेंस होता है उसकी वैल्यू लेनी होती है। तो ग्रेविटी में मैंने आपको बताया था कि जनरली हम इन्फिनिटी को क्या लेते हैं? जीरो पोटेंशियल स्टेट लेते हैं। लेकिन स्प्रिंग में ध्यान रखना, यू स्प्रिंग जीरो लिया जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद करना होगा। तो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कब लेते हैं? तब लेते हैं व्हेन स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगी, नेचुरल लेंथ का मतलब डेल्टा एक्स क्या होगा? जीरो होगा। स्प्रिंग के अंदर कोई भी इलोंगेशन नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले ये बात याद करिए कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कब लेना है? जब स्प्रिंग में कोई भी इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं होगा। कहने का मतलब स्प्रिंग होगा अपने नेचुरल लेंथ में, ठीक है युवराज जी। दूसरा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग का जो फॉर्मूला है ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये डेरिवेशन में करा चुका हूँ पिछली क्लासेस में। तो ये होता है डब्ल्यू स्प्रिंग बराबर प्लस माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। जहाँ पर x2 मैंने बताया था इलोंगेशन ज़्यादा वाला और x1 कम वाला, लेकिन x1 x2 ये मेजर होंगे हमेशा कहाँ से? नेचुरल लेंथ से ही मेजर होंगे। चाहो तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा सकता हूँ, नहीं तो बैक में जाके देख लीजिए, ठीक है। फिर भी मैं इसका एक एप्लीकेशन कराता हूँ इसी फॉर्मूले का, ठीक है। चलिए इसका एक करा देता हूँ। देखिए, इसका एक क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे ये मतलब है कि ये जो डब्ल्यू स्प्रिंग होता है इसका फॉर्मूला हमने बताया प्लस माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये था यार, यही से समझ जाओगे। मान ले यहाँ पर ब्लॉक ये नेचुरल लेंथ में, ये यहाँ पे कोई इलोंगेशन नहीं है, इस समय डेल्टा एक्स जीरो है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। इसको हम यहाँ से खींच के ले गए यहाँ तक,
ध्यान से देखते रहना। लेट हमने यहाँ से इसको ए खींच दिया, फिर हम इसको और खींच के ले गए, और खींच के ले गए, ठीक है। लेट हमने फर्दर इसको यहाँ से ए और ले गए, ये पोजीशन ए कह रहा हूँ, ये पोजीशन बी कह रहा हूँ। तो अब लेट हमें स्प्रिंग फोर्स का वर्क फाइंड आउट करना है। डब्लू स्प्रिंग, ध्यान से देखना, बराबर क्या, ए से बी। यार मैं सब पढ़ा चुका हूँ पर गैप आ गया, इसलिए हल्का सा इसको रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में इसका यूज है। ओके, अब देखिए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले देखना है प्लस माइनस। तो आप देखिए स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे ऐसे लगेगा, एफ स्प्रिंग, और यहाँ पर भी एफ स्प्रिंग ऐसे लग रहा होगा। खुद बताइए, जब आप ए से बी ले जाएंगे, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ले जाएंगे, तो बताइए क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट बॉडी का स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट हो रहा है तो वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव लेना है। ठीक, तो डब्लू स्प्रिंग इक्वल टू आप लिखेंगे एक तो माइनस हाफ के। अब देखिए x2, ये देखिए नेचुरल लेंथ थी, तो x2 का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा था, x2 ग्रेटर देन क्या होता है, x1, और ये मेजर होंगे हमेशा स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से ही मेजर होंगे। तो देखिए ये नेचुरल लेंथ था यहाँ पे, तो x2 ये काम करेगा। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए कितनी हो जाएगी, 2a, और ये डिस्टेंस किसका काम करेगी बताइए, x1 का, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, a होगी। तो डब्लू स्प्रिंग एक बार में आ जाएगा x2 का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा a का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये आ जाएगा डब्लू स्प्रिंग बराबर माइनस हाफ के, और ये आ जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो डब्लू इस पर आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हाफ के इंटू 3a स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 3ka स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको डिटेल। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स को कैसे लिखते हैं। और अगर यही डिस्प्लेसमेंट बी से ए होता तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क पॉजिटिव होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता स्प्रिंग फोर्स के डायरेक्शन में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई, इस फॉर्मूले का मैंने आपको एप्लीकेशन करा दिया। ठीक है, अब जरा हम फाइंड आउट करते हैं केस 1, स्प्रिंग इज एलोंगेटेड। देखिए यार, पहले मैं कुछ बातें आपके दिमाग में सेट कर दूं कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग दोनों होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना, वर्क डन बाय द स्प्रिंग पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब देखिए, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये बहुत बड़ी बात है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। इसको मैं एक्सप्लेन और करता हूँ। देखिए, ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है, वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। बातों को जरा ध्यान से सुनना। जो रेफरेंस आपने लिया होता है, अगर उससे आप ग्रेविटी के अपोजिट जाते हैं तो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, और अगर रेफरेंस से ग्रेविटी के डायरेक्शन में बॉडी को मूव कराते हैं तो फिर बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो तब माना जाता है जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में होती है। सब बातें बड़ी क्लियर होंगी, डोंट वरी फॉर दैट। अब यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग को खींचो चाहे दबाओ, दोनों ही केस में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है। क्या आती है, पॉजिटिव आती है। जरा इसको हम समझा देते हैं आपको। ठीक है, तो पहले हम स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे हैं, ध्यान से समझना जरा। तो आपको ये तो क्लियर है कि जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में होगा, ये होगा, जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में होगा, कोई भी बॉडी बंधी हुई है इससे, यहाँ पर कोई भी इलोंगेशन नहीं है, तो इस समय आपको यू स्प्रिंग क्या लेके चलना है बताइए, जीरो लेना है। यू स्प्रिंग क्या लेना है, जीरो लेना है। ठीक है, अब देखिए, बड़े आराम से देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये पोजीशन है, मान लीजिए यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो है, तो बताइए यहाँ पर यू स्प्रिंग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब लेट आपने स्प्रिंग को खींच दिया, यहाँ खींच दिया, ध्यान से देखना, ये खींच के ले गए, ये खींच के ले गए। ठीक, यहां से लेट आपने इसको एक्स नॉट खींच दिया। अब आपको इस समय जो भी खींचा है, ठीक है, जो भी खींचा है, तो इस समय क्या इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई। तो हमको यही एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि इस समय यू स्प्रिंग बराबर क्या, एकदम क्लियर होने वाला है। ठीक है,
अब देखिए डेरिवेशन किस तरीके से होगा। आप किसी जनरल पोजीशन पर चले जाइए हमेशा की तरह, यहाँ पर, यहाँ से एक्स पे चले जाइए, ठीक। ये इलोंगेशन जो एक्स नॉट है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं, जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में वहाँ से है, और ये एक्स नेचुरल लेंथ से एक्स है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा कि एक्स। अब देखिए अगर मैं फर्दर इसको इधर डी एक्स ले जाता हूँ, आपको याद होगा फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था बताइए, एफ कंजर्वेटिव इक्वल टू प्लस माइनस डी यू बाई डी एक्स। यही फॉर्मूला बेहतरीन था, सब पढ़ाई बैठा हूँ। अब आप देखिए कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे कौन है, के एक्स है, क्लियर है, बराबर। अब बताओ प्लस के माइनस, तो देखिए जब आप एक्स को बढ़ाओगे तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा के एक्स के अपोजिट, और जब इस कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट बॉडी मूव करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। तो अगर मैं एक्स को बढ़ाऊंगा तो यू बढ़ेगा, तो एक्स बढ़ाने पे यू बढ़ रहा है तो क्या लिखेंगे बताइए, प्लस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स। क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक्स बढ़ेगा तो यू भी बढ़ेगा, क्लियर हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करने में कोई बुराई नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा डी यू बराबर के एक्स और डी एक्स, बड़े आराम से इंटीग्रेट कर दीजिए। लिमिट डालने का तरीका बता चुका हूँ। ये एक्स बेसिकली कहाँ से मेजर किया है, जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है वहीं से मेजर किया है। तो जब एक्स की वैल्यू जीरो होती है, कहने का मतलब स्प्रिंग में जब इलोंगेशन जीरो था तो यू स्प्रिंग कितना है बताइए, जीरो। तो अब यहाँ पे जीरो लिख देंगे। पहले ही बता चुका हूँ इसका रिलेशन इससे होता है और इसका रिलेशन इससे होता है। और जब आपने इसको एक्स नॉट खींच दिया तो बताइए यू स्प्रिंग कितना है, यू है, यू स्प्रिंग कितना है, यू है, ठीक है। तो अब इंटीग्रेट कर दिए तो यहाँ पर तो आ जाएगा सीधे यू माइनस जीरो, और यहाँ पर बताइए के बार आएगा, एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स नॉट का स्क्वायर बाई टू, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। पॉज करके उतार लीजिए इतना। अब मैं आपको इसी में स्प्रिंग को कंप्रेस करते हुए दिखाता हूँ। तो जब आपने स्प्रिंग को एलोंगेट किया, तो जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में था तो उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और जब आपने उसको एक्स नॉट खींच दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब केस 2 लेते हैं। स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, पहले ही बता चुका हूं मैं, दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो या सॉरी पॉजिटिव आती है। अब कंप्रेशन वाला केस भी देख लो, यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे डेल्टा एक्स जीरो है, तो बताइए यू स्प्रिंग क्या होगा, बताइए जीरो होगा। अब लेट आपने इसको कंप्रेस करके आप यहाँ ले आए, यहाँ से इसको आपने ये कंप्रेस कर दिया, ये एक्स नॉट। तो आपको ये बताना इस समय इसमें यू स्प्रिंग बराबर क्या, क्लियर हो गया। तरीका अभी भी वही होगा, आप यहाँ से इसको धीमे धीमे ऐसे दबा के ले जा रहे हैं, और जैसे जैसे दबा रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स वर्क करेगा, और वही वर्क इस एनर्जी में क्या हो जाएगा, सॉरी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब डेरिवेशन करेंगे तो हमेशा की तरह हम जाएंगे जनरल पोजीशन पर, यहाँ गए। अब देखिए जो एक्स होता है वो तो यहाँ से लिया जाता है जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होती है, तो इधर आप एक्स लेंगे। यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पर वही तरीका आएगा, एफ कंजर्वेटिव बराबर प्लस माइनस डी यू बाई डी एक्स। बहुत बताया था मैंने ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी में भी कंजर्वेटिव फोर्स कितना है बताइए भाई, अगर आपने एक्स दबाया तो इस कितना होगा बताइए, के एक्स होगा। ये तो सब जानते ही हैं कि स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, के एक्स होता है। एक्स वहाँ पर नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन या कंप्रेशन की वैल्यू होती है। अब जरा प्लस माइनस वाली बात डिसाइड कर लेते हैं। अब इधर देखिए, जब एक्स बढ़ाएंगे तो बताइए स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, तो जब एक्स आप बढ़ाएंगे तो बॉडी को इधर ले जाएंगे। आप जैसे ही इधर ले जाएंगे तो ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, बताइए क्या वो स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट हुआ होगा। तो अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट हो रहा है तो ऐसे केस में उसकी
पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, इसलिए बताइए एक्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, इसलिए क्या आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं एक्स बढ़ेगा तो यू बढ़ेगा। क्लियर हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, कुछ है नहीं, तो यहाँ से आ जाता है डी यू बराबर के एक्स और डी एक्स। इंटीग्रेट करिए, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो u बराबर क्या है बताइए, 0 है। और जब x की वैल्यू कितनी, x नॉट ले लें तो इसकी वैल्यू u, तो इधर से तो आ जाएगा u माइनस 0 बराबर, ये इंटीग्रेशन कितना आएगा, देखिए x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करोगे तो बताइए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2। तो बताइए u कितना आ गया, प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो आपको याद रखने वाली बात यह है कि चाहे स्प्रिंग को आप कंप्रेस करो, चाहे स्प्रिंग को आप इलोंगेट करो, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी होती थी, नेगेटिव भी होती थी, लेकिन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स कहाँ से होगा, फ्रॉम द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, चलिए मैं फाइनली इसको सेट कर देता हूँ दिमाग में। तो देखिए बात का मतलब ये है, ये यहाँ पर ब्लॉक है और यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो इसमें लेट आपने दो केस डिस्कस किए, एक बार स्प्रिंग को दबाया यहाँ तक, ध्यान से देखना, इसी पोजीशन से दबाना है इसको। ठीक है, इसी पोजीशन से अगर आपने इसको एक्स दबाया और एक केस में लेट आपने इसको स्प्रिंग को एक्स खींचा, इसी पोजीशन से एक्स खींचना है, इसी पोजीशन से। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होगी बताइए, यू स्प्रिंग कितनी होगी बताइए, प्लस हाफ के एक्स का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर बताइए यू स्प्रिंग जो स्टोर होगी वो कितनी होगी, प्लस हाफ के एक्स का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पॉज करके उतारिए। तो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बात लिख दीजिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका ग्राफ देख लेते हैं, बताइए ग्राफ क्या आएगा। देखिए तो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या आएगा, तो बताइए यू स्प्रिंग बताइए क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर है। तो ये क्या है बताइए, पैराबोला, पैराबोला ओपनिंग अप है, पैराबोला ओपनिंग अप है। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ खींचता हूँ इसका, तो अगर इधर ले लेता हूँ मैं इलोंगेशन और इधर ले लेता हूँ वाई एक्सेस पर यू, तो एक्स इक्वल टू 0 पर तो यू है, तो ये पैराबोला आएगा। ये क्लियर हो गया, ये पैराबोला आएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक, तो एक जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0, और फिर वो पैराबोलिकली इंक्रीज करती जाती है। तो कंप्रेस एलोंगेट करने पर भी पॉजिटिव है और कंप्रेस करने पर भी पॉजिटिव है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की हमेशा ही पॉजिटिव है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लो इस पर, बेसिक वाले। जैसे 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, एक और लिखा है इसके बाद, फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ईच स्प्रिंग। हर स्प्रिंग में कितनी कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, ये आपको बताना है। चलो मैं यही कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे क्या लग रहा होगा बताओ, 5G लग रहा होगा। 5G का मतलब 50 न्यूटन। तो इसमें जो टेंशन आएगा, टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 15 न्यूटन आएगी। तो बताइए इसमें भी टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 15 न्यूटन आएगी। अच्छा, इसमें टेंशन T 50 न्यूटन, इसमें T 50 न्यूटन, तो इसमें जो T डैश जाएगा वो कितना जाएगा, 100 न्यूटन जाएगा। ठीक है, अब आराम से देखो, अब एक एक करके देखो। इसको मैं यही बना दूंगा, अभी मुझे याद है क्वेश्चन। ठीक है, यही सॉल्व कर देता हूँ पहले। ठीक है, देखो अब देखो इस स्प्रिंग की बात कर लेते हैं। चलो पहले
तो अब बताइए यहाँ पे सबसे पहले टेंशन बराबर क्या लिखते हैं बताइए, के डेल्टा एक्स वन। ये सब आपको आता ही होगा क्योंकि मैं लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा चुका हूँ भाई। जो जिसमें स्प्रिंग लगा होता है, जिसमें स्प्रिंग लगा होता है जिस धागे में, उसका टेंशन हमेशा स्प्रिंग फोर्स के बराबर होता है। तो टेंशन और स्प्रिंग फोर्स को इक्वेट कर दिया तो बताइए वैल्यू कितनी है 50 और के की वैल्यू कितनी है 100। तो यहाँ से बताइए डेल्टा एक्स वन की वैल्यू कितनी आ गई बताइए 50/100। तो यह आ जाता है 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। ओके, डेल्टा एक्स वन कितना आ जाता है बताइए 1/2 मीटर आ जाता है। ओके, अब इसमें एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए यू स्प्रिंग। ये तो सीधे सीधे हमेशा पॉजिटिव होती है एक तो, और हाफ के डेल्टा एक्स वन का स्क्वायर। ठीक है, इलोंगेशन हमेशा नेचुरल लेंथ से ही मेजर होता है। ठीक, तो ये आ जाएगा u बराबर प्लस हाफ के बोले तो कितना था 100 और डेल्टा एक्स वन कितना है हाफ मीटर, हाफ का स्क्वायर। तो ये मेरे और आपके हिसाब से कितना आ रहा है, ये 4 आएगा। 4 से कितनी बार जाएगा ये 25, 25/2 12.5 जूल। एकदम आसान। ठीक, 12.5 जूल। क्लियर, उतार लो पॉज करके। अब देखो दूसरा, ठीक है ना, एकदम आसान है यार। अच्छा, इसमें भी लिखनी थी, चलो इसमें भी लिख देते हैं। अब देखिए इसकी एनर्जी देखो, इसमें देखो। अब इसमें पहले आप एलोंगेशन फाइंड आउट कर लीजिए। तो इसमें जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो के डेल्टा एक्स टू होगा। ठीक, के डेल्टा एक्स टू बराबर टेंशन टी डैश, और वो है कितना बताइए 100। के की वैल्यू इसमें भी 100 है, तो इसमें डेल्टा एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर। तो बताइए जो यू स्प्रिंग आ जाएगा, यू स्प्रिंग बराबर ये आ जाएगा हाफ। ये तो पॉजिटिव ही आती है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, सोचना ही नहीं है। हाफ ऑफ के डेल्टा एक्स टू का स्क्वायर, एकदम आसान बच्चों की तरह। तो यू स्प्रिंग बराबर आ जाएगा प्लस हाफ के बोले तो कितना 100 और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 50 जूल। तो 50 जूल एनर्जी तो इसमें स्टोर है इस समय, इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें कितनी स्टोर है 12.5 जूल। तो 12.5 और 50 कितना हो गया 62.5 जूल की टोटल सिस्टम में स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ओके, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा सवाल ये दिया था सेकंड पार्ट कि अगर एक स्प्रिंग के ऊपर ब्लॉक रख दें, कुछ है नहीं आपके लिए, आसान है एकदम। तो ये स्प्रिंग को कुछ दबा देगा, तो दबा दिया लेटेस ने, यहाँ तक पहुँचा दिया इसको। ये कितना दिया था बताइए, यहाँ से इसको दबा दिया इसने, ये दबा दिया डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स दबा दिया। ठीक, ये 10 kg का था। के कितना दिया था इसका 50 न्यूटन, न्यूटन पर मीटर। तो देखिए नीचे तो क्या लग रहा होगा इसमें बताइए, इसका mg लग रहा होगा, और ऊपर क्या लग रहा होगा बताइए के डेल्टा एक्स लग रहा होगा। और इक्विलिब्रियम पे दोनों क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा के डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा mg। तो ये कितना है बताइए 50, डेल्टा एक्स बराबर mg बोले तो कितना 100, तो डेल्टा एक्स बराबर 2 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर कंप्रेशन 2 मीटर होगा। तो भले ही स्प्रिंग कंप्रेस्ड है लेकिन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस हाफ के डेल्टा एक्स का स्क्वायर, एकदम आराम से। ये आ जाएगा प्लस ऑफ हाफ के कितना है बताइए, के है प्यारे बच्चों 50 और डेल्टा एक्स बोले तो 2 का स्क्वायर। तो यू बराबर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1/2 इंटू 50 इंटू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यू बराबर आ जाएगा 100 जूल। ठीक, तो इस समय स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है 100 जूल की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है इसमें। ओके, चलिए उतार लीजिए पॉज करके। एक क्वेश्चन और देखिए जरा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर किताबों में दिया रहता है। लेट के की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 50 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर क्या है, एक स्मूथ सरफेस पर ये ब्लॉक, ये स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। ये यहाँ पर रॉड है, ठीक है। इसका मास लेट m1 है और m1 की वैल्यू लेट हम दे देते हैं आपको, m1 की वैल्यू 10 kg। इस रॉड का मास या वेज का मास कितना है 10 kg है। और एक जो m2 ये जो वेज है इसका मास है 20 kg। सवाल फिर से वही पूछा है, यू स्प्रिंग बराबर क्या,
यू स्प्रिंग बराबर क्या, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आराम से करते हैं। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, पहले आपको स्प्रिंग में क्या निकालना पड़ेगा, कंप्रेशन फाइंड आउट करना होगा, तब तो निकलेगी। ठीक है, तो देखो यहीं पे फाइंड आउट करना सिखाता हूँ, आराम से देखिए। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखना भाई। अब ये तो आपको सब देखिए, ये जो रॉड है हॉरिजॉन्टल में तो इक्विलिब्रियम में होगी, आपको ये सब मैं बता चुका हूँ। हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम में होगी, वर्टिकल में भी इक्विलिब्रियम में होगी। तो वर्टिकल में नीचे की तरफ लगेगा क्या, यहाँ से देखो, यहाँ से लगेगा धीमे से M1G, और अब यहाँ पर आ जाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन N, ये ठीक है, ये N और ये N। ये जो N है ये किस पे लगा है बताइए, इस वैज के रॉड के ऊपर, और ये N इस वैज के ऊपर लगा है। ओके, तो पहले एक काम करो, आप N को फाइंड आउट करो सबसे पहले, और वो भी किससे फाइंड आउट होगा, इसके इक्विलिब्रियम से फाइंड आउट होगा। तो अब इधर देखो, अब मैं आपको पहले ही बता चुका था ये सब बातें, पढ़ाई बैठा हूँ। अगर मैं केवल रॉड का फोटो बनाता हूँ ये, तो देखो यहाँ पर ये N देखो, mg तो प्राइमरी फोर्स है, तो ये तो लग गया ऐसे, ये नॉर्मल रिएक्शन इस रॉड पर ऐसे लगा, ध्यान से सुनना, ये N, इसका एंगल वेंगल भी यहीं पे विजुलाइज कर लो, आराम से देखना। अगर मैंने इसको ये खींच दिया, ये 37, तो ये एंगल भी 37 आएगा, चेक कर लो, क्यों ये 37 तो ये हो जाएगा 53, ये 53 होगा, ये 53 होगा, तो ये 37, तो ये 37 आएगा। इतनी ज्योमेट्री आपको आती है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वर्टिकल से, देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से 37 का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे मैंने ये 37 लिख दिया आराम से। अब सुनिए, ये नॉर्मल रिएक्शन इस रॉड को ऐसे पुश करेगा, तो यहाँ पर जो कांटेक्ट होगा तो एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगा, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। तो लेट कोई N1 का नॉर्मल रिएक्शन आ गया, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 0 बना रहेगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 0 बना रहेगा। तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन और लगेगा यहाँ से इधर से, ये N1। ठीक है, अब इसका बना लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये वाला सेंटर मास वाला, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो इधर ये N1 आ गया, नीचे M1G की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 100 न्यूटन होगी, और ये N वर्टिकल से 37 पे लग रहा है, तो ये N वर्टिकल से 37 पे ये रहा। ठीक, ये N वर्टिकल से 37 पे लग रहा है। अब देखिए पहली इक्वेशन बताइए क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल के फोर्सेस क्या होंगे बताइए, बैलेंस होंगे। तो हॉरिजॉन्टल के फोर्सेस वर्टिकल के भी बैलेंस होंगे, तो ये आ जाएगा वर्टिकल में, बताइए क्या आएगा, N cos 37 इक्वल टू 100। तो नॉर्मल रिएक्शन यहीं से आ गया, N इंटू कॉस 37 होता है जमाने से 4/5 इक्वल टू 100। तो N की वैल्यू आ जाती है प्यारे बच्चों, कितनी आ गई बताओ, 125 न्यूटन। ठीक, और अगर N1 फाइंड आउट करना हो तो आप लिख देंगे N sin 37 इक्वल टू N1, और N की वैल्यू है तो N1 भी आ जाएगा। ठीक है, इतना पहले करिए, इतना करिए, इतना करिए। तो N की वैल्यू जो आ गई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, N की वैल्यू मैंने 125 न्यूटन फाइंड आउट कर ली। ठीक है, N की वैल्यू मैंने 125 न्यूटन फाइंड आउट कर ली। बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर एग्जाम में आता है, बुक्स में दिया है, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि इसमें लॉज ऑफ मोशन भी आ गया, स्प्रिंग की एनर्जी भी आ गई। इसको हटा दूंगा, चलिए अब आइए वेज के ऊपर। अब देखिए, अब क्या है कि इस वेज के ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में लगेगा, एक वर्टिकल में लगेगा। हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या स्प्रिंग को प्रेस कर देगा, तो स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से आएगा इसमें, K डेल्टा X। अब आप वेज का फोटो बनाइए, जब आप वेज का फोटो बनाओगे केवल, तो देखो वेज का फोटो ये आएगा। तो एक ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, मान लो ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन लग गया वो लग गया N3। ठीक, तो ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन N3 लग गया। ठीक, एक नीचे M2G लगेगा, तो ये मैंने M2G लगा दिया। आराम से देखिए, स्प्रिंग फोर्स यहां से इस तरीके से लगेगा, K डेल्टा X। K डेल्टा X, और नॉर्मल रिएक्शन देखिए यहां से ऐसे लग रहा है, आराम से। और इस नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्टिकल से एंगल है, जो नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल से एंगल है वो कितना बताइए, 37 डिग्री। ये सब बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब बना लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास वाला FBD। तो ये सेंटर ऑफ मास वाला FBD हो गया। बताइए ऊपर क्या लगा,
N3 लगा, नीचे क्या लगा बताइए, M2G लगा, इधर क्या लगा बताइए, K डेल्टा X लगा, और नॉर्मल रिएक्शन बताइए, वर्टिकल से नॉर्मल रिएक्शन जो N लग रहा है जिसकी वैल्यू 125 न्यूटन है। ध्यान रखना वर्टिकल से 37 पर है, और आप ऐसे भी बढ़ाएंगे इसको तो ये 37 आएगा। ठीक, तो वर्टिकल से 37 पर है, वर्टिकल से 37 पर है। ठीक है, अब जरा इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए, अब मेनली आपको ये चाहिए। ठीक है, तो फोर्सेस तो वर्टिकल में भी बैलेंस होंगे, हॉरिजॉन्टल में भी बैलेंस होंगे, पर आपको के डेल्टा एक्स फाइंड आउट करने के लिए केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस कराओ तो आपको आराम से डेल्टा एक्स मिल जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस को बैलेंस कराओगे तो बताइए क्या आएगा, ये आएगा एन साइन 37 इक्वल टू, ये आ जाएगा के डेल्टा एक्स। एन आपको पता था 125 था, साइन 37 होता है 3/5 इक्वल टू के कितना दिया था, के शायद 50 न्यूटन दिया था, के 50 न्यूटन। ठीक है, के 50 न्यूटन, तो के की वैल्यू थी 50 और ये आ जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक, तो अब जरा आराम से देख लीजिए, 5 से ये कितनी बार मर जाएगा, 25, तो ये आ जाएगा यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25 थी 75, 75/50, तो ये आ जाएगा 3/2, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर। तो इलोंगेशन कितना आ गया स्प्रिंग में, 1.5 मीटर। तो बताइए यू स्प्रिंग का सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, पॉजिटिव होती है तो हमेशा कंप्रेशन हो चाहे इलोंगेशन हो, हाफ के डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो यू स्प्रिंग बराबर आ जाएगा प्लस ऑफ हाफ के, आपको पता है 50, और डेल्टा एक्स का मतलब 1.5 का स्क्वायर। तो यू स्प्रिंग इक्वल टू, ये आ जाएगा 25 2 से डिवाइड करके, और ये आ जाएगा 2.25, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप कर लेना इतने जूल आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ये आ जाएगी स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। जैसे जैसे आपने यू ग्रेविटी यहाँ पे 0 मान लिया, आराम से देखना, और एक बॉल है ये, यहाँ पर ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ठीक, तो यू ग्रेविटी आपने 0 माना यहाँ पर, इसका मास लेट मैंने का 2 kg, ओके, और यहाँ से हाइट मान लो इसकी 5 मीटर। तो अब मुझसे पूछा है इसकी फाइंड मैकेनिकल एनर्जी, फाइंड मैकेनिकल एनर्जी। तो बताइए आंसर क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम होगा। तो बताइए हम क्या लिख देंगे मैकेनिकल एनर्जी को, ये आ जाएगी काइनेटिक कितनी होगी बताइए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, आराम से। तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक ड्यू टू मोशन होती है तो ये होगी हाफ mv का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए, mgh हो जाएगी। तो इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो आ जाएगी हाफ m का मतलब 2, और v बताइए कितना है 10 का स्क्वायर, प्लस मास बताइए कितना है इसका 2 kg, g बोले तो 10 और h बोले तो कितना है 5 मीटर रेफरेंस से। तो मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी बताइए 100 प्लस 100 200 जूल आ जाएगी।
तो 200 जूल इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस बॉल एट दिस लोकेशन। जब हम रेफरेंस क्या मान रहे हैं, यहाँ पे मान रहे हैं, मतलब बॉल रेफरेंस से कितनी है, 5 मीटर ऊपर है, ठीक है। तो ये होगी इसकी मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल कर लो। जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग ये होता, यहाँ पे तो मान लीजिए डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है, m2 kg है। अब आपने लेट यहाँ पे इसको v0 दे दिया, चलिए जो भी है, ठीक है, लेट v0 दे दिया। तो अब ये स्प्रिंग खींचना स्टार्ट करेगी। लेट ऐसा होते होते यहाँ पर ये बॉडी आ गई और यहाँ से मान लीजिए ये x इक्वल टू 2 मीटर तन गई। इलोंगेशन कितना आ गया, 2 मीटर। k की वैल्यू मान लो 10 न्यूटन पर मीटर है। लेट यहाँ पर स्पीड हम दे देते हैं सीधे सीधे। लेट स्पीड की वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है। मास कितना है, 2 kg है ही। तो फिर से पूछा है फाइंड मैकेनिकल एनर्जी। फिर से आपको मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो बात मैं वही बोलूँगा, मैकेनिकल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए जो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी K प्लस यू। तो ME बराबर हो जाएगी, काइनेटिक बताइए ड्यू टू मोशन होती है, तो ये हो जाएगा हाफ m कितना है, 2 kg, और v का स्क्वायर बोले तो बताइए 10 का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल होती है कितनी बताइए, हाफ K डेल्टा एक्स का स्क्वायर होगी, ठीक है। हाँ, ग्रेविटी की पोटेंशियल मैं इसी लाइन में 0 मान के चल रहा हूँ। अगर ग्रेविटी का रेफरेंस आपने कहीं और ले लिया होता तो आपको इसमें ग्रेविटी की पोटेंशियल भी लिखनी पड़ती फिर, ठीक है। तो बताइए जरा ये कितना आ जाएगा सॉल्व हो गए। तो ये आ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू, ये तो आ जाएगा 100 प्लस हाफ K की वैल्यू मैंने 10 ली थी, और डेल्टा एक्स कितना हुआ था बताइए ज़रा, ये 2 मीटर है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी जो आ जाएगी ये आ जाएगी 100 प्लस 5 इंटू कितना आ जाएगा 4, तो एंड दिस इज इक्वल टू 120 जूल, 120 जूल, ठीक है। तो 120 जूल इज द मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मैंने आज कवर कर दी। इस लेक्चर को मैं यहीं पर रखूँगा। काफ़ी गैप के बाद पहला लेक्चर था तो टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगला लेक्चर काफ़ी मैं बढ़िया बनाऊंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम आ जाएगी। अब आपको एकदम 100% मज़ा आ जाएगा। कोशिश पूरी होगी गैप ना आए, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए।